हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो अगर आप नहीं जानते कि रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, तो इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहले एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मान लेते हैं इफ़ x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल which can takes the values x0, x1, x2 up to xn। x हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, x0 है, x1 है, x2 है, अप टू xn है। ये कितनी वैल्यू है, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, या तो ये फाइनाइट होगी या ये काउंटेबली इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल विच कैन अज्यूम्स ओनली फाइनाइट वैल्यू और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू, वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है। और अगर एक रैंडम वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो हमारे पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिया है x, और अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, x0, x1, x2 अप टू xn फाइनाइट नंबर में वैल्यूज़ होगी या काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर में वैल्यू होगी। तो फिर देन अ फंक्शन, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमारा है px और ये फंक्शन क्या देता है, ये फंक्शन हमारा देता है प्रोबेबिलिटी देता है रैंडम वेरिएबल x की जब उसकी वैल्यू क्या हो, xi हो। और कितनी प्रोबेबिलिटी है, मान लेते हैं वो प्रोबेबिलिटी कितनी देता है, pi। तो एक फंक्शन px which gives the probability of random variable x when x equal to xi as pi is called probability mass function of x। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमको प्रोबेबिलिटी देता है, वो फंक्शन px क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइड, दो कंडीशंस को ये फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या है, इस फंक्शन से जितनी भी आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर ऑल आई, सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। किसी भी x के रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी हमें नेगेटिव नहीं मिलनी चाहिए, या तो प्रोबेबिलिटी 0 मिले या पॉजिटिव मिले। तो दिस फंक्शन गिव्स ऑल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी जो कंडीशन है कि इन ये जितने भी प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है उन सभी का सम कितना हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है px विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू xi एज pi, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। और इसको शॉर्ट में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को pmf से भी लिखते हैं। अब ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया हमारे पास। अब आगे देखें, फर्दर द सेट xi कॉमा pi, xi कॉमा pi एक ऑर्डर पेयर लिखा है मैंने, जिसमें पहला एलिमेंट तो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू है कोई, और दूसरा जो एलिमेंट है वो उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, वेयर i इज़ 1 2 3 4 अप टू n। तो ये जो सेट है ऑर्डर पेयर, जहाँ पहला एलिमेंट रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ को बता रहा है और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, दिस सेट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ये जो ऑर्डर पेयर वाला सेट है वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑर्डर पेयर में ना लिखकर टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जनरली जब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है या हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना पड़ता है तो हम टेबुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इस जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये सेट है ऑर्डर पेयर, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमने एक
टेबल बना दिया है जिसमें 2 रो है। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ लिख रहे हैं रैंडम वेरिएबल x और उसकी वैल्यू लिखेंगे xi। द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू xi। तो ये क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, x0 है, x1 है, x2 है और इसी तरह से फाइनल वैल्यू हमारी xn है। तो फर्स्ट रो में तो हम इस टेबल के फर्स्ट रो में तो हम क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं और सेकंड रो में हम इस रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है एक्साइज उन सभी की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। तो x0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान p0 है, x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p2 है और इसी तरह से xn की प्रोबेबिलिटी कितनी है, pn है। तो इस तरह से हमने जो हमारा ऑर्डर पेयर था xi, pi जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे थे उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया और फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो में हमने जो रैंडम वेरिएबल था उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो हमने लिख दी और सेकंड रो में हमने करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दी उन सभी की कि इस रैंडम वेरिएबल की इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही होता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम दो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस से रिलेटेड। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, if the probability distribution of a discrete random variable x is given by following function, then check whether the functions are probability mass function or not। तो एक discrete random variable x दे रखा है और उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन तो ये है कि उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है वो इस फंक्शन से दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज गिवन बाई x माइनस 2/2 वेयर द वैल्यू ऑफ x आर 1, 2, 3 एंड 4। और दूसरा हमें दे रखा है फंक्शन जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से दिया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज गिव x² 20 फॉर ऑल x इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। तो जो पहला हम पहला पार्ट ले लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, जो फंक्शन हमें दे रखा है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है रैंडम वेरिएबल x का, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x इज x माइनस 2/2 फॉर ऑल x इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो अब मैं इस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है, पॉसिबल वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं जो कि इस फंक्शन से आ रही है। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x आर, या इसको हम यूँ कहें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, इस रैंडम वेरिएबल x का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा। तो अभी हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, ये हमने टेबल बना दी एक, और इस टेबल की जो फर्स्ट रो है उसमें मैं रैंडम वेरिएबल जो x है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यू लिखूँगा। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमें दे रखा है। अब दूसरी रो में इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी लिखिए। तो जब x इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से दी जा रही है। तो x इक्वल टू 1 पर आप देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ रही है प्रोबेबिलिटी। और x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2 माइनस 2 0/2 इज 0।
x इक्वल टू 3 पर प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, तो 3 माइनस 2/2 जो कि हमारे पास हो गया 3 माइनस 2 इज 1, तो ये हो जाएगी 1/2। और फाइनली x इक्वल टू 4 पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 इज 2, 2/2 इज 1। तो ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे आ रहा है। और हमने जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक फंक्शन जो किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है और साथ में वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक तो उस फंक्शन द्वारा जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है सारी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और दूसरा उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल के वैल्यू 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है इस फंक्शन से वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें दे रखा है जिससे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। तो हम लिख रहे हैं सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, probability of random variable x when the value of random variable is x is 1 is minus 1/2 and which is less than 0, नेगेटिव है। therefore the function px equal to x which is x minus 2/2 is not a probability mass function। ये जो फंक्शन है वो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो उसमें से एक प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव है। तो इसी तरह से हम अब इस दूसरे फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम करेंगे। सेकंड जो फंक्शन हमको दे रखा है उसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है वो इस फंक्शन से किया जा रहा है x² से, x²/20। तो हमें देखना है कि क्या ये जो फंक्शन है वो इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। तो एक बार फिर अपन वही हम इस फंक्शन से इस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकाल रहे हैं। तो देखेंगे द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज़, तो वही टेबल बना रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें फर्स्ट रो में रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो लिख रहे हैं जो कि हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। अब हम देख लेते हैं कि इन जो वैल्यूज़ है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ रही है इस फंक्शन से। तो अगर आप x इक्वल टू 1 लें तो 1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, x इक्वल टू 1 पे आ जाएगी 1/20। x इक्वल टू अगर 2 लें तो 2 पर कितनी आ जाएगी x स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4/20। और x इक्वल टू 3 पर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/20। और x इक्वल टू 4 पर लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास 16/20। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इस फंक्शन से। अब हमें देखना है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो दो चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो इससे जो भी प्रोबेबिलिटी हमको मिल रही है वो सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, जो कि हमारे पास है, सारी प्रोबेबिलिटी हमको पॉजिटिव मिल रही है। और दूसरा जो कंडीशन है वो कि इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी सारी पॉजिटिव तो है ही है, बस हम इसका सम देख लेते हैं। अगर सम 1 आ गया प्रोबेबिलिटी का तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर सम 1 से लेस देन या 1 से ग्रेटर देन आता है तो फिर ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं बनेगा। तो सिंस समेशन PI, ये जितने भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम कर रहे हैं। पहली प्रोबेबिलिटी 1/20, सेकेंड प्रोबेबिलिटी 4/20, थर्ड प्रोबेबिलिटी 3/20 और ये आ जाएगी
sorry 4/20, then 1/20, 4/20, then 9/20 प्लस 16/20। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी हमको मिली है इस फंक्शन से, और इसका अगर सम करेंगे तो 20 तो आ जाएगा एलसीएम, 4 + 1 + 4 इज़ 5, 5 9 14, 14 + 16 इज़ 30, जो कि हो जाएगा 3/2 एंड विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। तो वंस अगेन हमें इस फंक्शन से जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है, प्रोबेबिलिटी तो सारी पॉजिटिव मिल रही है, लेकिन उनका जो सम है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमारा जो ये जो फंक्शन है वो भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विथ 16 गुड ऑरेंजेस। 4 बैड ऑरेंज थे, वो एक्सीडेंटली 16 गुड ऑरेंज में मिक्स हो गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो अगर हमने 16 ऑरेंज में 4 ऑरेंज ऐड कर लिए हैं बैड ऑरेंज, तो टोटल हमारे पास 16 गुड ऑरेंज एंड 4 बैड ऑरेंज, 20 ऑरेंजेस हो गए। और उसमें से 2 ऑरेंज हमने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस का। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं लेट x denotes the number of bad oranges। मान लिया ये रैंडम वेरिएबल जो x है वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। तो देयरफॉर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? हमने 2 ऑरेंज निकाले हैं 20 ऑरेंजेस में से। उस 20 ऑरेंज में से 16 तो गुड ऑरेंज थे और 4 आपके बैड ऑरेंजेस थे। अब हमने 2 जो ऑरेंज निकाले हैं रैंडमली, तो हो सकता हो दोनों ही ऑरेंज गुड ऑरेंज निकल जाए। तो उस केस में बैड नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? 0। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी? 0। और अगर उन 2 ऑरेंज में से एक गुड ऑरेंज निकल जाए, एक बैड ऑरेंज हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ बैड ऑरेंज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने दोनों जो 2 ऑरेंज हमने ड्रॉ किए हैं आउट ऑफ 20, वो दोनों ही कैसे निकल जाए? बैड ऑरेंज निकल जाए। तो उस केस में हमारे पास इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस को डिनोट करता है। तो हमने जब 2 ऑरेंज ड्रॉ किए हैं तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है कि दोनों ही अच्छे ऑरेंजेस निकल जाए। 1 हो सकती है एक खराब ऑरेंज निकले, एक अच्छा निकल जाए। या हो सकता है कि दोनों ही खराब वाले ऑरेंज निकल जाए। तो ये उस रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो अब हम निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। इस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब ये हो गया कि दोनों ही ऑरेंज अच्छे हो। नंबर, ये तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेज है, तो वो कितना हो गया? 0। तो दोनों ही ऑरेंज कैसे निकल गए? गुड ऑरेंज। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गुड ऑरेंज। दोनों ही ऑरेंज अच्छे आ जाए, बैड ऑरेंजेस, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस 0 हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केस क्या है? दोनों ही गुड ऑरेंज है, क्योंकि बैड ऑरेंज का नंबर तो 0 हो गया, तो दोनों ही गुड ऑरेंज है। गुड ऑरेंज है इसका मतलब हमने 16 में से कौन से सेलेक्ट किए? 2 सेलेक्ट किए। वो कहाँ से आए हैं? 16 में से। तो 16 गुड ऑरेंज में से दोनों आए हैं, दोनों गुड ऑरेंज है, तो 16 में से आए हैं दोनों। और टोटल जो 20 से 16 + 4 20 में से 2 सेलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 20 में से 2 सेलेक्ट किए हैं ऑरेंज, और दोनों ही गुड ऑरेंज है, तो 16 में से हमने 2 सेलेक्ट किए हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे NCR, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर 14 फैक्टोरियल हो जाएगा ये आपके पास। और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 18 माइनस 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब आप देखें 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, और 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 16 इंटू 15 बाई 2। तो 16 से 2 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, तो 8 इंटू आपके पास बचेगा 15, और 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा 120। यहाँ देखें इस 20 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, और उस 18 फैक्टोरियल से ये 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 20 इंटू 19 और 2 फैक्टोरियल 2, तो 20 बाई 2 इज 10, तो 10 इंटू 19 इज 190, और टोटल ये आ जाएगा 12 बाई 19। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, अगर उस ड्रॉ में दोनों ही गुड ऑरेंज निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 12 बाई 19। दूसरा, इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है x इक्वल टू 1, मतलब उस ड्रॉ में एक बैड ऑरेंज निकले तो दूसरा ऑब्वियसली गुड ऑरेंज होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ गेटिंग 1 बैड एंड 1 गुड ऑरेंज। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें देखें ये क्या हो सकता है अगेन ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, हम 20 जो ऑरेंज है उसमें से 2 ऑरेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या 20 ऑरेंज में से 2 ऑरेंज सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें एक बैड ऑरेंज है और एक गुड ऑरेंज है, तो मतलब 4 में से तो मैंने 1 सेलेक्ट किया है, जो 4 बैड ऑरेंज है उसमें से तो मेरा 1 आया है, और जो आपके पास जो 16 थे गुड ऑरेंज उसमें से भी 1 आया है, एक बैड ऑरेंज आया है और एक गुड ऑरेंज आया है। इसको अगर आप सिमिलर प्रोसेस है NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल गिव्स यू 32 बाई 95 आ जाएगा। तो उस एक बैड ऑरेंज और एक गुड ऑरेंज निकले उस ड्रॉ में, 2 ऑरेंज जब ड्रॉ करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 32 बाई 95 है। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही जो ऑरेंज है उस ड्रॉ में से जो दोनों ही ऑरेंज है वो बैड ऑरेंज निकल जाए, क्योंकि x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस को, तो उस ड्रॉ में दोनों ही ऑरेंज कैसे निकल जाए बैड ऑरेंज, तो ये आ जाएगा गेटिंग 2 बैड ऑरेंजेस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहे, तो दोनों ही बैड ऑरेंज आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 20 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 20C2, ठीक है। और इस बार दोनों ही ऑरेंज कौन से आए हैं बैड ऑरेंज, मतलब दोनों ही ऑरेंज कहाँ से आए इन 4 ऑरेंजेस में से आए हैं, तो 4 में से 2 सेलेक्ट किए हमने, तो टोटल 20 में से 2 सेलेक्ट करना है, ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस है। और यहाँ पर वो कहाँ से सेलेक्ट करें 4 में से 2, इन बैड ऑरेंज में से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सेम NCR, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल गिव्स यू 3 बाई 95। तो ये आपके पास क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई कि उस ड्रॉ में जो दोनों ही ऑरेंज है वो कैसे निकल जाए बैड ऑरेंजेस निकल जाए। तो एक भी बैड ऑरेंज नहीं निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, एक बैड ऑरेंज निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और दोनों ही बैड ऑरेंज निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो फिर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देयरफॉर, मैं क्या लिख देता हूँ, देयरफॉर
Therefore the probability distribution is, क्या हो जाएगा probability distribution आपको पता है, टेबल बनानी है हमको और उस टेबल के फर्स्ट रो में हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू थी 0, 1 एंड 2, और सेकेंड रो में हम उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/19, और जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 32/95, और जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 3/95। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया और उस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी और हर पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उसके बाद एक टेबल बना के जिसमें फर्स्ट रो में तो उस रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो लिखी, और सेकंड रो में करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखकर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया, और उसके 2 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसको देखेंगे। सो थैंक यू।